नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को बताया गया था, 3 तारीख से बीपीएससी टेस्ट ग्रुप प्रारंभ हो गई है। मेंस के लिए 5 जनवरी से प्रारंभ होगी। पीटी के लिए 3 जनवरी से, 67वीं पीटी के लिए 3 जनवरी से प्रारंभ कर दी गई है। और आपको ग्रुप के माध्यम से करेंट अफेयर्स के नोट्स भी मिल गए होंगे, क्योंकि अभी मेरे द्वारा जो है वह नवंबर माह से करेंट अफेयर्स स्टार्ट किया जा रहा है। और नवंबर माह से जो प्रतियोगिता दर्पण के करेंट अफेयर्स हैं उनको हम लोग कंप्लीट करते हुए आगे तक बढ़ेंगे, जब तक कि एग्ज़ाम ना हो जाए, यानी कि अप टू डेट जब भी एग्ज़ाम होगा तब तक। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है प्रतियोगिता दर्पण नवंबर माह के बारे में चर्चा करेंगे। उनमें कौन कौन सी घटनाएं दिया गया है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित सभी बातों को देखेंगे। तो आप लोग सभी वीडियो को देखें और साथ में जो पीडीएफ भेजा गया था आप उसे नोट्स कर लिए होंगे। आपको बोला गया था कि नोट्स को अच्छे तरीके से आप नोट कर लें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं नवंबर माह के प्रतियोगिता दर्पण से। तो सबसे पहले जो आपको दिया गया था वह है कि संसद के वेतन एवं भत्तों में 1 वर्ष तक 30% की कटौती की गई है। जी हाँ दोस्तों, पहला इवेंट जो दिया था वह था क्या, संसदों के वेतन एवं भत्तों में 30% की कटौती की गई है। ठीक है, तो संसद के वेतन एवं भत्तों में कितने प्रतिशत की कटौती की गई है? 30% की कटौती की गई। याद रखिएगा दोस्तों, वृद्धि नहीं की गई है, कटौती की गई है। यह कटौती इसलिए की गई है कि कोरोना महामारी के कारण जो देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें काफ़ी गिरावट आ गई है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए संसदों के वेतन एवं भत्तों में 30% की कटौती करने की गुंजाइश की गई है। दूसरा जो हमारा है वह है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत जो है तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश नए राज्य के रूप में शामिल हुए हैं। तो याद रखिएगा, 2 राज्य हैं, एक तमिलनाडु और दूसरा आंध्र प्रदेश। ये दोनों को जो है किसमें शामिल किया गया है? वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत क्या किया गया है? शामिल किया गया है। और इसमें इसका लक्ष्य जो रखा गया है दोस्तों, लक्ष्य जो है वह है 2021 तक। ठीक है, 2021 तक सभी राज्यों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो याद रखिएगा, 2021 तक जो है वह सभी राज्यों को जो है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी फिलहाल जो शामिल किए गए राज्य हैं वह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हैं। तीसरा है मिशन कर्मयोगी। ठीक है, तो मिशन कर्मयोगी क्या है? मिशन कर्मयोगी जो है वह क्या है कि इसके उद्देश्य क्या है? सरकारी सेवाओं में सुधार के लिए राष्ट्रीय सिविल क्षमता का विकास के कार्यक्रम को बढ़ावा देना। यानी कि यह जो एक तरीके से जो मिशन कर्मयोगी जो स्कीम है, यह एक तरीके से सिविल सर्जन के विकास को बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ से आप इस याद रखिएगा कि मिशन कर्मयोगी जो है वह सिविल सेवकों से संबंधित है। ठीक है, इसी के विकास एवं विस्तार से संबंधित मिशन कर्मयोगी जो है वह लाया गया है। तीसरा जो है वह है राफेल विमान से संबंधित है। राफेल विमान से संबंधित है। और यह प्रश्न देखिए पूछा गया है बीपीएससी में, 65वीं बीपीएससी में यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। ये नवंबर माह के प्रतियोगिता दर्पण है। और देखिए यहाँ से कैसे, 66वीं बीपीएससी में जो 27 दिसंबर को भी हाल ही में लिया गया है, यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे कि राफेल विमान जो है वह कहाँ पे लैंड किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले राफेल विमान जो है वह क्या किया गया, तो 5 राफेल विमान को जो है शामिल किया गया है। ठीक है, 5 राफेल विमान को शामिल किया गया है। और इसे कहाँ पे शामिल किया गया है, तो वह अंबाला
वायु सैनिक केंद्र पर शामिल किया गया। यही प्रश्न पूछा गया था आपके बीपीएससी से। देखिए कैसे हूबहू आपके प्रतियोगिता दर्पण के करंट अफेयर से सवाल पूछे जाते हैं। इसे जो है अंबाला वायु सैनिक केंद्र पर क्या किया गया था, शामिल किया गया था। कितने राफेल विमान को, 5 राफेल विमान को शामिल किया गया था और अंबाला वायु सैनिक केंद्र पर इसे शामिल किया गया था। ठीक है, और इसी किस स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था, तो उसका नाम है गोल्डन स्क्वाड्रन। इसे गोल्डन स्क्वाड्रन में शामिल किया गया। इसे गोल्डन स्क्वाड्रन में क्या किया गया, शामिल किया गया था। राफेल विमान से संबंधित जो घटनाएं थी वह क्या था कि 5 राफेल विमान को शामिल किया गया। याद रखिए यह फ्रांस से मंगवाया गया था। ठीक है, और इसके निर्माता जो थे वो कौन कंपनी थे, फ्रांस के डेसॉल्ट कंपनी थे। ठीक है, तो फ्रांस के डेसॉल्ट कंपनी के द्वारा यह राफेल विमान बनाया गया है, जो कि भारत के इसका परचेज किया है। और 5 राफेल विमान अभी हाल ही में शामिल किया गया है अंबाला वायु सैनिक केंद्र पर। और कौन से स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है, तो गोल्डन स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है। और इसी अवसर पर फ्रांसीसी रक्षा मंत्री जो थे फ्लोरेंस पार्ले, इसी के अवसर पर फ्लोरेंस पार्ले जो थे उन्हें क्या किया गया, प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। ठीक है, फ्लोरेंस पार्ले जो है वो फ्रांस के रक्षा मंत्री है और इसी के अवसर पर वे अंबाला एयरपोर्ट पे मौजूद थे और अंबाला एयरपोर्ट पे ही क्या किया गया, उन्हें राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। तो ये था हमारा राफेल विमान से संबंधित। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा है वह है सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यह प्रोजेक्ट जो है वह किससे संबंधित है, तो इसके तहत जो है नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन आदि का निर्माण किया जाएगा। किस प्रोजेक्ट के तहत काम किया जाएगा, सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और यह प्रोजेक्ट जो है वह किसको दिया गया है, तो याद रखिएगा यह प्रोजेक्ट जो है वह टाटा लिमिटेड कंपनी को दिया गया है। ठीक है, यह भी प्रश्न देखिए आपके पूछे गए एग्जाम में 66वीं पीटी में, है ना। तो टाटा लिमिटेड कंपनी द्वारा यह प्रोजेक्ट मिला है इसको, सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट के तहत क्या किया जाएगा, तो दिल्ली में जो है राष्ट्रपति भवन, संसद भवन आदि का पुनर्निर्माण किया जाएगा। अगला जो है वह है चीन से जुड़े 118 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। 59 पहले लगाए गए थे, अब जो है 118 ऐप्स पर जो है और भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस तरीके से टोटल जो अब प्रतिबंधित ऐप हो गए हैं चीनी के, वह कितने हो गए हैं, 224। इन्हीं की नवंबर माह तक 224 ऐप्स को जो है प्रतिबंधित किए जा चुके हैं चीनी ऐप्स के। और यह जो ऐप्स प्रतिबंध किया जा रहा है वह आर्टिकल 69A के तहत किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रखिएगा कि अब कुल चाइनीज ऐप्स कितने प्रतिबंधित हो गए हैं, 224 प्रतिबंधित हो गए हैं। और किसके तहत किया जा रहा है, तो 69A के तहत किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हाल ही में कृषि बिल के जो है असमर्थन में, यानी कि अपने विरोध में जो है हरसिमरत कौर बादल जो है वह त्यागपत्र दे दिए हैं। यह पहले जो है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थे। त्यागपत्र देने का इनका मुख्य कारण जो था वह कृषि संबंधित विधेयक पर विरोध करने से संबंधित था और यह जो है अकाली दल से संबंधित थे। इसके स्थान पर नरेंद्र सिंह तोमर को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री का पदभार सौंपा गया। तो वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वह 2 विभागों की देख कर रहे हैं, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री एवं कृषि एवं कल्याण मंत्री। तो यहाँ से आप ये चीज़ याद रखिएगा। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह है बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम। ठीक है, बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम। तो बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम जो है
वह कब घोषित किया गया था? याद रखिए, कार्यक्रम घोषित किया गया, परिणाम नहीं। परिणाम जो घोषित किया गया था वो 10 नवंबर को घोषित किया गया था। यह कार्यक्रम जो घोषित किया गया था, यानी कि चुनाव आयोग के द्वारा जो कार्यक्रम घोषित किया गया था, वह 25 सितंबर 2020 को घोषित किया गया था। और यह भी प्रश्न आपके 66वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चुनाव आयोग द्वारा 25 सितंबर 2020 को बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित किए गए थे। और चुनाव आयोग द्वारा जो है वह 3 डेट दिए गए थे, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर, 7 नवंबर, ये 3 डेट में बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। और 10 नवंबर को इनका परिणाम आने वाला था। ठीक है, तो याद रखिएगा, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर, 7 नवंबर, ये 3 डेट में चुनाव हुए। और 10 नवंबर को जो है वह क्या हुआ? रिजल्ट का परिणाम हुआ। ठीक है, और इसकी विस्तार से चर्चा हम आगे दिसंबर माह के प्रतियोगिता दर्पण में करेंगे। क्योंकि हम लोग बैक से पढ़ रहे हैं, तो नवंबर माह के प्रतियोगिता दर्पण में इतनी ही जानकारियां दी गई। हालांकि अब तो रिजल्ट भी हो गया है, कितने पार्टी को कितने सीट मिले हैं ये सभी डिक्लेरेशन हो गया है। लेकिन फिलहाल हम इतना पढ़ेंगे, बाकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, अगला जो है हमारा वो है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन। ठीक है, तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन जो है वह 25 सितंबर 2020 को किया गया है। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन कब किया गया है। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग गठन कब किया गया है इसका? 25 सितंबर 2020 को इसका गठन किया गया है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष जो बने हैं वह किसे बनाया गया है? डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा को बनाया गया। और ये एम्स के पूर्व डॉक्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन 25 सितंबर हाल ही में 25 सितंबर 2020 को किया गया है। और इसके अध्यक्ष जो है वह डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा को बनाया गया। सारी चीज़ आपको नोट्स दिए गए हैं और नोट्स में सारी बातें को लिखा गया है। ठीक है, आपको सिर्फ समझाया जा रहा है ताकि आप इसे आसानी से समझ ले। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक, हाल ही में SCO के जो रक्षा मंत्रियों की बैठक की गई है वह रूस के मॉस्को के शहर में की गई है। याद रखिएगा, यह जो है वो वर्चुअली हुआ था। तो SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक रूस के मॉस्को में किया गया है। अगला जो है वह है कि RIC की अध्यक्षता अब भारत को मिलेगी। यानी RIC जो थे, यानी कि रूस, इंडिया और चाइना, इसकी अध्यक्षता अब भारत को मिलने वाली है। यानी अब अगला जो अध्यक्षता करेंगे वह भारत देश करेंगे। अगला इंपॉर्टेंट जो हमारा है वह है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की उच्च स्तरीय बैठक की गई है। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म की बात करें तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नीशियन एंड इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन। ठीक है, बिम्स्टेक की हाल ही में उच्च मंत्री लेवल का जो उच्च स्तरीय बैठक होता है वह संपन्न किया गया है। और यह इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? तो इसकी अध्यक्षता जो है वह श्रीलंका के द्वारा किया गया। याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं कि बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो श्रीलंका के द्वारा किया गया था। अब बिम्स्टेक में कितने देश शामिल है ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में दिए गए, आप उसे देख लें कि बिम्स्टेक में कौन कौन से देश शामिल हैं और बिम्स्टेक में बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या हुआ। और इसके आप डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो आप गूगल में बिम्स्टेक के बारे में डिटेल पढ़ लें, उनका गठन कब हुआ था, कौन कौन से सदस्य उसमें वर्तमान में हैं। नेक्स्ट जो है वो है चीन को पराजित कर भारत संयुक्त राष्ट्र के एक आयोग हेतु निर्वाचित हुआ। हाल में भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र के एक आयोग है, यानी कि एक सामाजिक परिषद है जिसका नाम है इकोसोस, ECOSOC, जिसका नाम है इकोसोस। यह जो है एक तरीके से संयुक्त राष्ट्र का एक आयोग है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है जिसका नाम है इकोसोस। इसी में भारत जो है वह चीन को हरा करके जो है क्या हुआ है, निर्वाचित हुआ है। ठीक
ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा कि इकोसोस कहाँ की आयोग है, कहाँ की एक परिषद है, तो संयुक्त राष्ट्र की एक परिषद है जिसमें चीन को पराजित कर भारत जो है निर्वाचित हुआ है। अगला जो है वह क्या है कि श्रीलंका में नए संविधान के निर्माण हेतु विशेष दल का गठन किया गया। हाल में श्रीलंका जो है वो काफ़ी चर्चित रहा है, क्योंकि श्रीलंका में जो है वह नए संविधान निर्माण के लिए बात संसद में उठाए जा रहे हैं और बहुत जल्द जो है श्रीलंका में एक नए संविधान का निर्माण होगा और इसी के लिए जो है एक विशेष दल का गठन भी श्रीलंका के द्वारा किया गया है। श्रीलंका की प्रधानमंत्री की बात करें तो ये वर्तमान में महिंद्रा राजपक्षे हैं और इसके राष्ट्रपति उनके छोटे भाई गोटाबाया राजपक्षे हैं, दोनों बड़े और छोटे भाई। अगला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जापान के नए प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं और उनका नाम क्या है, योशिहिदे सुगे। जापान के नए जो है वो प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं जिनका नाम है योशिहिदे सुगे और योशिहिदे सुगे। और यह जो निर्वाचित हुए हैं वो किनके स्थान पर निर्वाचित हुए हैं, तो वो शिंजो आबे के नाम पर निर्वाचित हुए हैं। किनके स्थान पे, शिंजो आबे। याद रखिएगा दोस्तों, शिंजो आबे जो है वह जापान के एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो अब तक के सर्वाधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, तो शिंजो आबे जो है वह सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। वो कहाँ के हैं, जापान के हैं और इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया है और उन्हीं के स्थान पर जो है योशिहिदे सुगो नामक व्यक्ति जो है वह जापान के प्रधानमंत्री के पदभार ग्रहण किए हैं। अगला जो है वह है कि विश्व की सर्वाधिक प्रभावशाली 100 व्यक्तियों की टाइम पत्रिका की वर्ष 2020 की सूची जारी किया गया है। विश्व की जो सर्वाधिक 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी किया जाता है वो टाइम पत्रिका के माध्यम से किया जाता है और इसमें जो है वो 5 भारतीयों के नाम शामिल किए गए, यानी भारत के 5 ऐसे व्यक्ति इनमें शामिल किए गए, लिस्टेड किए गए हैं जो कि विश्व के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में अपना जगह बनाए हैं। उनमें से कौन है, तो सबसे पहले क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है। दूसरा में आयुष्मान खुराना है, सुंदर पिचाई है और एक बिल्किस बानो है जो कि हाल ही में शाहीन बाग में जो प्रदर्शन किए गए तो उनमें काफ़ी वो फेमस रही थी। चौथा जो है पाँचवा जो है प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता जी हैं। यहाँ से भी प्रश्न आपको याद आया होगा, 66वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आयुष्मान खुराना से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि किसी निम्नलिखित में से किस अभिनेता को टाइम्स पत्रिका के द्वारा 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया गया है, तो विकल्प क्या था हमारा, आयुष्मान खुराना। तो याद रखिएगा कि 100 व्यक्तियों के लिस्ट में जो है 5 भारतीयों को शामिल किया गया है, जिसमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आयुष्मान खुराना जो कि अभिनेता हैं, सुंदर पिचाई जो कि वर्तमान में गूगल के सीईओ हैं, उसके बाद एक है बिल्किस बानो है जो कि हाल ही में शाहीन बाग में जो प्रदर्शन हो रहे थे उनके मेन कार्यकर्ता थे, और 5वां जो है वह रविंद्र गुप्ता जी है। तो ये 5 के नाम आपको याद रखना है, आपके नोट्स में दिए गए, इसे आप बार बार देखते रहें। अगला जो है वो हमारा क्या है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वां सत्र वर्चुअल मोड में प्रारंभ हुआ, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का जो महासभा है उसका 75वां के याद रखिएगा 75वां जो है उसे वर्चुअल मोड में ही प्रारंभ किया गया। हालांकि कोरोना महामारी के कारण सारी चीज़ जितने भी अध्यक्षता की जा रही, जितने भी सबमिट किए जा रहे हैं वो वर्चुअल मोड में ही प्रारंभ किए जा रहे हैं। तो इसी दृष्टिकोण से जो है संयुक्त राष्ट्र का जो 75वां महासभा का आयोजन था वो अभी वर्चुअल मोड में ही प्रारंभ किया गया है और इसकी अध्यक्षता जो किया है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसकी अध्यक्षता जो किया गया है वह टर्की के वोल्कन बेजोकीर के द्वारा किया गया है। ठीक है, टर्की के वोल्कन बेजोकीर के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में तीसरी किसान रेल सेवा का भी प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तीसरी किसान रेल सेवा का प्रारंभ किया गया। इसके पहले भी 2 किसान रेल सेवा का प्रारंभ किया जा चुका है, आप लोग को मालूम होगा। पहली किसान जो रेल सेवा जो था वह कहाँ था, महाराष्ट्र से बिहार। ठीक है, दूसरा कहाँ था, जिससे कि हम लोग दूसरा कहाँ था, देवलाली से दानापुर। ठीक है, पहला था महाराष्ट्र से देवलाली से दानापुर यानी महाराष्ट्र से बिहार। दूसरा कहाँ था, बरौनी से टाटानगर। और तीसरी किसान रेल सेवा जो है वह भी प्रारंभ कर दी गई है, वह है कर्नाटक से दिल्ली के बीच, यानी कि कर्नाटक के यशवंतपुर से दिल्ली के निजामुद्दीन के बीच जो है वह तीसरी किसान रेल सेवा चलाई जाएगी।
अब दोस्तों ये किसान रेल सेवा चलाने के पीछे उद्देश्य यह है कि किसान जो है, अब जो खाद्य पदार्थ उनके होते हैं, सब्जियां वगैरह जो जल्दी नष्ट होने वाले पदार्थ हैं, वह कम से कम समय में वह बाजार की मंडियों तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा करके अपने सामान को उचित मूल्य पर बेच सके और उनकी मंडी जो खाद्य पदार्थ है वह नष्ट होने से बच पाए। तो इसी दृष्टिकोण से सरकार द्वारा लगातार किसान रेल सेवाएं चलाई जा रहे हैं। पहली चलाई गई देवलाली से दानापुर तक, दूसरी चलाई गई बरौनी से टाटानगर तक, और तीसरी जो अभी हाल में चलाई गई है दिल्ली से कर्नाटका तक, यानी कि यशवंतपुर से निजामुद्दीन तक। अगला जो है आर्थिक स्वतंत्रता रैंकिंग में भारत को 105वां स्थान मिला है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्थिक स्वतंत्रता रैंकिंग में भारत को जो है 105वां स्थान मिला है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आर्थिक स्वतंत्रता रैंकिंग में भारत को कितना स्थान मिला है? तो 105वां स्थान मिला है। पहले स्थान पर जो है वह कौन है? हांगकांग है। ठीक है, तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया है जिसके पहले स्थान पर हांगकांग है और भारत को 105वां स्थान प्राप्त हुआ है। फिर उसी दरमियान देखेंगे वैश्विक नवाचार सूचकांक भी जारी किया गया है और वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 48 है और पहले स्थान पर जो है वह स्विट्जरलैंड है। राज्यों में यानी कि भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग जारी की गई है। पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है और इसमें याद रखिएगा जैसे ही आपको भारत के सदन में अगर राज्यों से संबंधित कोई डाटा आए तो उसमें आप बिहार का स्थान जरूर नोट कीजिएगा क्योंकि इससे बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राज्यों के जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग जारी की गई है उसमें पहले स्थान किनको प्राप्त हुआ है? तो आंध्र प्रदेश को प्राप्त हुआ है, जिसमें बिहार का जो स्थान है दोस्तों वह 26वां है। यानी बिहार का स्थान कितना है? 26वां है और पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है। किस में? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, यानी कि राज्यों के जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें। अगला जो हमारा है वह है कि प्रेस रावल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए चेयरमैन घोषित किए गए। देखिए ये भी प्रश्न पूछे गए बीपीएससी में, ठीक है ना। तो 66वीं बीपीएससी जो हाल ही में हुआ उसमें पूछे गए प्रश्न है। तो देखिए इस सिर्फ नवंबर माह से कितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं। प्रेस रावल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए चेयरमैन बनाए गए हैं, यहाँ से भी आप याद रखिएगा। अगला है ट्राई के नए चेयरमैन। ट्राई के नए चेयरमैन जो है पीडी वाघेला को बनाया गया है। ठीक है, ट्राई के नए चेयरमैन पीडी वाघेला को बनाया गया है और ट्राई का फुल फॉर्म भी आप देख ले, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला जो है वह है बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020। तो बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वह मैरिक लुकास रिजनवेल्ड को दिया गया। याद रखिए दोस्तों, एक बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होता है, एक सिर्फ बुकर पुरस्कार होता है। ठीक है, तो बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? मैरिक लुकास रिजनवेल्ड को दिया गया और इसकी रचना जो है किस पुस्तक के लिए दिया गया? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया। ठीक है, इसकी पुस्तक कौन सी थी? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया है बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। किसको? मैरिक लुकास रिजनवेल्ड को। हाल ही में अगला जो है वह इंदिरा गांधी पुरस्कार 2019 दिया गया है। किसे दिया गया है? तो डेविड एटनबरो को दिया गया और ये ब्रिटेन से है। तो डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया है और ये ब्रिटेन से संबंधित है। वर्ष 2019-20 के सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर खिताब जो है वह गुरप्रीत सिंह संधू को दिया गया। ये भारतीय फुटबॉल टीम के जो है वह गोलकीपर हैं। तो याद रखिएगा पुरुष में सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर का खिताब किसे दिया गया है? गुरप्रीत सिंह संधू को दिया गया है और महिला में संजू यादव को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला हम कुछ डेट संबंधित प्रश्न देख सकते हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर को मनाया गया है। हालांकि सितंबर माह में शुरुआती दौर में सिर्फ 1 से 7 सितंबर तक ही राष्ट्रीय पोषण सप्ताह को मनाया गया, लेकिन माह के ख़त्म होते ही इसे पूरे सितंबर माह को ही पोषण माह के रूप में मनाया गया। तो पोषण माह के रूप में सितंबर माह को बनाया गया है और पोषण सप्ताह के रूप में 1 से 7 सितंबर के रूप में मनाया गया। अगला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस सभी लोग जानते हैं 8 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है और अंत्योदय के जो संस्थापक थे यानी भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे।
अब कुछ प्रतियोगिता दर्पण में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं उन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखते हैं। सितंबर 2020 में रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? याद रखिएगा दोस्तों, 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। किसके द्वारा? रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा। अगला है, देश में पहले चिकित्सकीय उपकरण पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो दोस्तों केरल में किया गया है। देश में पहले चिकित्सकीय उपकरण पार्क का शिलान्यास केरल में किया गया है। अगला प्रश्न है, संसद के किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया गया है? तो गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया गया? तो तमिलनाडु का एक जिला है जिसका नाम है विरुधुनगर, उसे जो है केंद्र सरकार ने राज्य का पहला पूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला घोषित किया गया। तो याद रखिएगा तमिलनाडु का विरुधुनगर जिला को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस महिला पायलट को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया? सभी लोग जानते हैं, शिवांगी सिंह को। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में भारत और किस देश के बीच प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है? तो याद रहे दोस्तों, हाल ही में भारत और मालदीव के बीच प्रत्यक्ष कार्गो सेवा प्रारंभ किया गया है और मालदीव हाल ही में राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य भी बना है। तो मालदीव से 2 टर्म आप याद रखिएगा कि भारत कार्गो फेरी का प्रारंभ जो है वो भारत और मालदीव के बीच किया गया है और मालदीव हाल ही में राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य बना है। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, हाल ही में अब्राहम एकॉर्ड समझौता हुआ है। यहाँ से भी देखिए प्रश्न बीपीएससी में पूछे गए हैं। हाल ही में अब्राहम एकॉर्ड समझौता हुआ। अब ये अब्राहम एकॉर्ड समझौता क्या है? तो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई एवं बहरीन के राजनयिक संबंधों को सरल बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन किया गया है जिसका नाम है अब्राहम समझौता। याद रहे दोस्तों, हाल ही में इजराइल द्वारा भी इस पर हस्ताक्षर किया गया। आगे के माह में जब पढ़ेंगे तो सूडान के द्वारा भी इस पर शामिल किया गया। अब बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था कि इस पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश कौन था? तो याद रखिए दोस्तों, नोट में लिखा हुआ है, मैंने नवंबर माह में ही लिखा था कि इस समझौते पर पहला हस्ताक्षर करने वाला देश मिस्र था और यही प्रश्न पूछ लिया गया। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से सिर्फ एक माह के नवंबर माह से आपको 6 से 7 प्रश्न जो है वह आपके 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में देखने को मिले। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वह है कि ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में विजेता घोषित किसे किया गया है? तो भारत एवं रूस को जो है वो ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 के रूप में विजेता घोषित किया गया है। अगला है, किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2020 जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? तो डोमिनिक थीम, ये ऑस्ट्रेलिया की है और इन्होंने ही टेनिस खिलाड़ी यूएस ओपन अपना पुरस्कार जीता है और अपने नाम का ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। अगला है, पीएम केयर्स फंड 28 मार्च 2020 को लाया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। पूरा नाम प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति है। इसका फंडिंग बैंकिंग पार्टनर जो है वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये था टोटल आपके नवंबर माह के प्रतियोगिता दर्पण। ऐसे तथ्यों को शामिल किया गया जो इम्पोर्टेंट है और आप देख सकते हैं कि यहाँ से कितने सारे प्रश्न आपके 66वीं बीपीएससी में पूछे गए थे। तो आपने यदि पढ़ा होगा नवंबर माह के प्रतियोगिता दर्पण तब तो आप 66वीं बीपीएससी में करंट कुछ अच्छा किए होंगे, नहीं तो आपको ये सब प्रश्न गलत होने की संभावना होगी। तो इस तरीके से मैं बार बार कह रहा था कि प्रतियोगिता दर्पण आप जरूर पढ़ें, उसे नोट्स बनाएं और उसे जरूर रिवीजन करें। प्रश्न जो है यहीं से पूछे जाते हैं। अब 2-3 प्रश्न ऐसे होते हैं जो इधर उधर से रहते हैं, लेकिन अधिकांश प्रश्न आपको प्रतियोगिता दर्पण से ही बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होते हैं। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर्स नवंबर माह से है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में दिसंबर जनवरी इस तरीके से फिर हम अपडेट हो जाएंगे हम लोग। फिर जैसे जैसे प्रतियोगिता दर्पण आगे मंथ के आएगा हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे, फिर इससे संबंधित सीरीज भी ली जाएगी। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।